कक्षा 9वीं का विषय इतिहास से पाठ 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस पाठ के कुल 5 भाग हैं। पहले की वीडियोस में हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है। आज की वीडियो में हम भाग 3 कंप्लीट करेंगे। अगले पेज से शुरुआत कर लेते हैं भाग 3 की। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। यहाँ पर हम 1917 की फरवरी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में देखा था कि युद्ध से कैसे हालात पैदा हो गए थे रूस में। उन हालातों से जनता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब जनता थक चुकी थी, परेशान हो गई थी। जनता बदलाव चाहती थी, परिवर्तन लाना चाहती थी। तो अब क्रांति होगी फरवरी 1917 की। एक एक करके पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला, पेट्रोग्राद। अब क्रांति के बारे में पढ़ने से पहले पेट्रोग्राद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने पढ़ा था पेट्रोग्राद का पहले नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण इसका नाम बदलकर पेट्रोग्राद रखा गया था। पेट्रोग्राद में क्या था? नेवा नदी ऐसे बहती थी, यानी कि इस तरफ। तो नेवा नदी के दाईं तरफ, यानी कि यहाँ पर मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे। जो भी कारखाने थे और रहने के स्थान थे मजदूरों के, वो इस तरफ थे, नेवा नदी के दाईं तरफ। और बाईं तरफ, यानी कि इस तरफ, विंटर पैलेस सरकारी इमारतें थी। और जहाँ ड्यूमा की बैठक होती थी वो स्थान भी बाईं तरफ था। तो पेट्रोग्राद के बारे में हमने जाना। दूसरा, फरवरी क्रांति की शुरुआत। युद्ध से जो हालात पैदा हो गए थे वो हमने देखे। अब 1917 में क्या हुआ? खाने वाली वस्तुएं जो थी उनकी अत्यधिक कमी हो गई थी। कोहरा और बर्फबारी भी हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई थी। और रूस का जो राजा था, जार, वो ड्यूमा को बर्खास्त करने की कोशिश कर रहा था। हमने पहले पढ़ा है कि पहली ड्यूमा को राजा ने बर्खास्त कर दिया था, फिर दूसरी ड्यूमा को भी बर्खास्त कर दिया था। ये तीसरी ड्यूमा थी जो फरवरी 1917 तक काम कर रही थी। अब राजा इस तीसरी ड्यूमा को भी बर्खास्त करना चाहता था, लेकिन जो प्रतिनिधि थे वो ये चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, यानी ड्यूमा बची रहे। और ये भी राजा का विरोध करने लगे। यानी तीसरी ड्यूमा अभी बर्खास्त नहीं हुई थी, राजा अभी इस पर काम कर रहा था। अब होती है क्रांति की शुरुआत। 22 फरवरी 1917 को क्या हुआ? नेवा नदी के दाएं तट पर, यानी कि यहाँ पर, जहाँ पर फैक्ट्रियां थी और मजदूरों के रहने के स्थान थे, वहाँ पर एक फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा की गई। तालाबंदी का मतलब होता है फैक्ट्री को परमानेंटली बंद कर देना, स्थायी रूप से बंद कर देना। तो तालाबंदी की घोषणा कर दी गई एक फैक्ट्री में। अब तालाबंदी होगी तो फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे उनकी तो नौकरी चली गई। अब आगे क्या हुआ? जिस फैक्ट्री में तालाबंदी की गई थी उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में, यानी कि उन मजदूरों का साथ देने के लिए 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे मजदूर सड़कों पर उतर आए। और इन हड़तालों में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो कैसे? बहुत सारे कारखाने ऐसे थे जहां पर हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, यानी हड़तालों का संचालन महिलाएं कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी वुमेन्स डे का नाम दिया गया। जो मजदूर आंदोलन कर रहे थे, हड़तालों में भाग ले रहे थे, उन्होंने नेवा नदी के बाएं ओर आकर जहाँ पर सरकारी इमारतें थी उनको घेर लिया। अब इतने सारे आंदोलनकारी आएंगे तो सरकार भी कुछ करेगी, राजा भी कुछ करेगा। राजा क्या करेगा? इन आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश करेगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने इनको रोकने के लिए क्या कदम उठाया? राजा ने कर्फ्यू लगा दिया। इस कर्फ्यू से मजदूर बिखर गए, इधर उधर चले गए। कर्फ्यू लगा देने से मजदूर बिखर जरूर गए थे, लेकिन मजदूरों ने हार नहीं मानी थी। 24 और 25 को फिर से मजदूर इकट्ठा हुए। अब 24 और 25 को फिर से मजदूर जब इकट्ठा हुए तो राजा ने क्या किया? घुड़सवार सैनिक और पुलिस को भेजा इन पर नजर रखने के लिए, कहीं हालात बेकाबू ना हो जाएं। तीसरी ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। अब तक मजदूर सिर्फ हड़ताल कर रहे थे, वो राजधानी के बीचों बीच जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार ऐसा क्या करेगी जिससे कि मजदूरों की हड़ताल, मजदूरों
का प्रदर्शन है वो उग्र हो जाएगा। वो देखते हैं 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। अब मजदूर पहले से ही परेशान थे। ड्यूमा को बर्खास्त करने से जो नेता थे वो सरकार के खिलाफ बयान देने लगे। पहले तो मजदूर ही हड़ताल कर रहे थे, अब ड्यूमा को बर्खास्त करने से नेता भी एक तरह से प्रदर्शन में शामिल हो गए थे। अब आती है 27 फरवरी की तारीख। 27 फरवरी को प्रदर्शन उग्र हो गया। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया और उनको तहस नहस कर दिया और उन्होंने मांगे रखी। कौन कौन सी? रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी की जाए, लोकतांत्रिक अधिकार मिलने चाहिए। ये जो मांगे थी ये उनकी प्रदर्शन के दौरान नारे थे। इन नारों को लगाते हुए लोग सड़कों पर उतर आए थे कि हमें रोटी दो, तनख्वाह दो, काम के घंटों में कमी की जाए और लोकतांत्रिक अधिकार हमें मिलने चाहिए। ऐसी उनकी मांगे थी। तो यहाँ पर लिख देते हैं मजदूरों की कौन कौन सी मांगे थी जो उन्होंने जार से किए थे। तो मजदूरों की मांगे कौन कौन सी थी? रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि मजदूरों को काफी लंबी पालियों में काम करना पड़ता था, और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की क्योंकि वहाँ पर राजा का शासन था, लोगों के पास अधिकार नहीं थे। अब सरकार भी परेशान थी लोगों के प्रदर्शन को देखकर। सरकार ने फिर से घुड़सवार सैनिक लगा दिए और आदेश दिया कि लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जाए कैसे भी करके। लेकिन अब होता क्या है, जो घुड़सवार सैनिक थे जिनको मजदूरों को रोकना था, उन्होंने प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया, प्रदर्शनकारियों को रोकने से मना कर दिया। और जो सैनिक थे उन्होंने अपने ही अफसर को मार डाला। अन्य 3 रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और जो सैनिक थे, जो रेजिमेंट थी, वो मजदूरों के साथ मिल गई। इन सब ने मिलकर एक परिषद, एक सोवियत का गठन किया, एक काउंसिल बनाई। इसे नाम दिया गया पेट्रोग्राद सोवियत। क्या नाम दिया गया यहाँ पर लिख देते हैं। तो इन सब ने मिलकर सोवियत एक परिषद का गठन किया, उसका नाम क्या था? पेट्रोग्राद सोवियत। अब अगले दिन ये सब इकट्ठा होकर राजा के पास गए और राजा को कहा कि आप अपनी गद्दी छोड़ दो। राजा के पास कोई शक्ति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके सैनिक जो थे उन्होंने ही बगावत कर दी थी। देखो, पहले मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर नेता मिल गए इनके साथ क्योंकि ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया था, और नेता जो थे वो राजा के खिलाफ ही बयान देने लगे थे। तो एक तरह से मजदूरों के साथ ही आ मिले और बाद में पुलिस और सैनिक भी मजदूरों के साथ आकर मिल गए। अब जब सैनिकों ने ही बगावत कर दी, सैनिक, मजदूर, नेता सब मिल गए और राजा के पास कोई शक्ति नहीं है, तो राजा भी समझ गया था कि गद्दी छोड़ने में ही भलाई है, गद्दी छोड़ने में ही फायदा है। तो राजा ने 2 मार्च को गद्दी त्याग दी। अब जब राजा ने गद्दी छोड़ दी, राजा ने पद त्याग कर दिया, उसके बाद सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने अंतरिम सरकार बना ली। अब अंतरिम सरकार का मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार का गठन तब किया जाता है जब चुनाव कराने का समय नहीं होता। इसका कोई भी कारण हो सकता है। तो जब तक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं होती, तब तक एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। इस अस्थायी सरकार को हम अंतरिम सरकार कहते हैं। रूस में राजा को गद्दी से हटा दिया गया है। एक अव्यवस्था सी फैली हुई थी रूस में, तो ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराए जा सकते थे। इसलिए तब तक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जब सरकार चुन ली जाएगी तो अंतरिम सरकार की जगह चुनी हुई सरकार काम करने लगेगी। अब अंतरिम सरकार काम करेगी रूस में। साथ ही साथ ये भी सोचा गया कि रूस का भविष्य तय करने के लिए संविधान सभा के गठन की आवश्यकता है, और इस संविधान सभा का चुनाव होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। यानी कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसका चुनाव होगा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर
फरवरी के बाद क्या बदला? फरवरी क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए वो देखेंगे। पहला, अंतरिम सरकार में विभिन्न वर्ग। हमने पढ़ा था पिछले पॉइंट में कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अब इस अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी थे, भूस्वामी और उद्योगपति थे, उदारवादी और समाजवादी भी थे, जो ये चाहते थे कि निर्वाचित सरकार जल्द से जल्द चुन ली जाए। यानी कि ये सब ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी एक सरकार चुन ली जाए। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सरकार में जो लोग शामिल थे वो उच्च वर्गों से थे, जैसे कि सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति। दूसरा, सोवियतों का गठन। अब जब राजा को गद्दी से हटा दिया गया और अंतरिम सरकार आ गई है रूस में, उसके बाद क्या हुआ, जनसभा करने पर और संगठन बनाने पर जो रोक लगी हुई थी, जो पाबंदी लगी हुई थी, वो हटा दी गई। पहले सभा करने पर पाबंदी थी, यानी लोग इकट्ठे होकर अपने मुद्दों पर बातचीत नहीं कर सकते थे, किसी भी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। जो बंधन लगे हुए थे संगठन बनाने पर और जनसभा करने पर, उनको हटा लिया गया। साथ ही साथ हर जगह सोवियतें बनाई गई, सोवियतों का गठन किया गया। अगले पेज पर चलते हैं। तीसरा, व्लादिमीर लेनिन की वापसी। अब जब राजा को गद्दी से हटा दिया गया था और अंतरिम सरकार भी आ गई थी, तो निर्वासित नेता लेनिन वो भी वापस आ गए। लेनिन जो थे वो निर्वासित थे। निर्वासित का मतलब होता है देश से निकाला हुआ, यानी कि उनको देश से निकाल दिया गया था। अब लेनिन आ गए। उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। सत्ता थी किसके पास? अंतरिम सरकार के पास। लेकिन लेनिन क्या चाहते थे? सत्ता सोवियतों के पास आ जाए। और लेनिन ये भी चाहते थे, लेनिन ने ये भी कहा कि अब जब राजा को गद्दी से हटा दिया गया है तो युद्ध को भी समाप्त किया जाए और जो जमीन है वो किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये जो तीन मांगे थी, कौन कौन सी? सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए, युद्ध समाप्त किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये मांगे, इनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन तीन मांगों के अलावा लेनिन ये भी चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी जो थी उसका नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। अब लेनिन ने जो अप्रैल थीसिस में तीन मांगे रखी थी, उनको सुनकर बोल्शेविक जो नेता थे वो हैरान थे। वो क्यों? वो इसलिए, ये जो नेता थे वो ये मानते थे कि समाजवादी क्रांति के लिए ये सही समय नहीं है। जो अंतरिम सरकार अभी है उसी को समर्थन दिया जाना चाहिए, उसी को काम करने देना चाहिए। चौथा, बदलाव की घड़ी। मजदूर आंदोलन फैलता जा रहा था, कमेटियां बनाई जा रही थी। कमेटियों के माध्यम से मजदूर अपने मालिकों से सवाल कर सकते थे, क्योंकि अब राजा तो नहीं है, अंतरिम सरकार थी। और इसमें थे कौन? उद्योगपति, सैनिक अधिकारी और भूस्वामी। इसलिए कमेटियों के माध्यम से मजदूर उद्योगपतियों से सवाल कर सकते थे। ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी, सेना में भी समितियां बनने लगी, क्योंकि हमने पढ़ा था संगठन बनाने पर रोक लगाई गई थी, जनसभा करने पर रोक लगाई गई थी। जो ये रोक लगाई गई थी वो हटा दी गई थी, तो ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी, सेना में भी समितियां बनने लगी और मजदूरों ने कमेटियां बनानी शुरू कर दी ताकि वो अपने मालिकों से सवाल कर सके। अब जून में क्या होता है? लगभग 500 सोवियतों ने अपने प्रतिनिधि भेजे। कहाँ पर? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में। वहाँ पर मीटिंग होनी थी। इतने सारे सोवियतों के प्रतिनिधि देखकर अंतरिम सरकार को लगा कि हमारी ताकत कमजोर होने लगी है। बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ रहा था, क्योंकि मजदूर बोल्शेविकों के साथ थे। फिर सैनिक भी आ गए थे, हमने पढ़ा था पिछले पेज में। अब इस बढ़ते प्रभाव को अंतरिम सरकार रोकने की कोशिश करेगी। सरकार ने क्या किया? मजदूरों के नेताओं को
गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और बोल्शेविकों ने जो प्रदर्शन आयोजित किए थे उनको दबा दिया। इससे क्या हुआ, जो नेता थे वो छुप गए या फिर भाग गए। अब अंतरिम सरकार ने बोल्शेविकों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए जो कदम उठाए थे, जैसे कि नेताओं को गिरफ्तार करना, जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको दबाना, इससे क्या होगा, अक्टूबर में क्रांति होगी। वो देख लेते हैं। अक्टूबर क्रांति 1917। पहला, लेनिन बोल्शेविकों को साथ लाए। जो भी आवाज उठा रहा था, अंतरिम सरकार सबका दमन कर रही थी। हमने पढ़ा था जो भी नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। बोल्शेविकों ने जो प्रदर्शन किए उनको कुचल दिया गया। इससे लेनिन को ये लगने लगा कि अंतरिम सरकार तानाशाही का रूप ले सकती है और इसे रोका जाना चाहिए। फिर लेनिन ने विद्रोह करने की सोची। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में जो भी बोल्शेविक थे, जो भी बोल्शेविकों का समर्थन करते थे, उनको इकट्ठा किया, उनको साथ में लेकर आए। दूसरा, सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने क्या किया, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी दोनों को मना लिया। किस बात के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए। एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में। ये जितने भी काम लेनिन कर रहे थे, कौन कौन से, बोल्शेविकों को इकट्ठा करना, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी करना, क्रांतिकारी समिति का गठन, ये जो भी काम लेनिन कर रहे थे उनका मकसद यही था, अंतरिम सरकार को हटाना। क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि अंतरिम सरकार जैसे काम कर रही है ऐसे वो तानाशाही का रूप भी ले सकती है। तीसरा, विद्रोह की शुरुआत। 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री केरेंस्की को लगा कि संकट आने वाला है। इस संकट को दबाने के लिए प्रधानमंत्री सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। अब क्या हुआ, जिस क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया था लेनिन के द्वारा लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में, उस समिति ने अपने समर्थकों को, यानी जो बोल्शेविकों का समर्थन करते थे, उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया, कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए और मंत्रियों को गिरफ्तार किया जाए। औरोरा एक युद्धपोत था, इस युद्धपोत से विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी गई और जितने भी सैनिक ठिकाने थे जो अंतरिम सरकार का समर्थन करते थे उन पर नियंत्रण कर लिया गया। शाम तक पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में था, कब्जे में था। अब इतना सब कुछ हुआ, क्या हुआ, क्रांतिकारी समिति ने सारी जगह नियंत्रण कर लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार चुपचाप बैठी होगी। सरकार ने क्या किया, सरकार के जो सैनिक थे जो अंतरिम सरकार का समर्थन करते थे, उन्होंने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर थे उन पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि सरकार को पहले से ही आशंका थी कि कुछ होने वाला है। इसलिए सरकार पहले की तरह ही क्रांतिकारियों का दमन कर देना चाहती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि लेनिन ने जो भी काम किया वो छुपकर किया था। इस तरह से दिसंबर तक मॉस्को और पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का कब्जा हो गया, यानी कि अंतरिम सरकार की जगह अब बोल्शेविकों का कब्जा हो गया पूरी तरह से। अगले पेज पर कुछ एमसीक्यू दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। अगले पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए।
ये जो एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं ये भाग 3 से ही संबंधित हैं। यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो आपको इनके उत्तर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। इसी के साथ पार्ट 2 का भाग 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि अक्टूबर के बाद रूस में क्या बदला।